नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे कि आखिरकार श्वसन तंत्र है क्या। सबसे पहले हम लोग ये जाने श्वसन है क्या। श्वसन जिसको रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन। श्वसन क्या है? तो श्वसन का अर्थ ये नहीं होता कि केवल सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ही श्वसन नहीं है। श्वसन का मतलब होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायु एयर कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें असंख्य कई प्रकार के गैसें, न केवल ऑक्सीजन बल्कि आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का मिश्रण जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारे नाक से, हमारे नोज अर्थात नाक से ग्रसनी तक पहुंचता है। ग्रसनी जिसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स ग्रसनी तक जाता है। ग्रसनी कहने का तात्पर्य ये हमारे भोजन नलिका और वायु नलिका दोनों के बीच के जो कॉमन एरिया होता है उसी कॉमन एरिया को फेरिंग्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चलकर विस्तृत पढ़ेंगे। तो हवा नाक के माध्यम से फेरिंग्स तक गया और फेरिंग्स के माध्यम से पुनः यह हवा विंड पाइप तक चला गया। विंड पाइप कहने का मतलब ट्रेकिया और इसे वायु नलिका कहते हैं। वायु नलिका, इस वायु नलिका में, और पुनः इस वायु नलिका से आगे यह हवा हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। लंग्स कहने का मतलब फेफड़ा तक, इसे फुफ्फुस भी कहते हैं हिंदी में। फेफड़ा तक पहुंच जाता है और फेफड़ा में चूंकि ब्लड होता है और वह ब्लड में ये हवाएं जब पहुंचती है तो उसमें केवल और केवल ऑक्सीजन उस रक्त में घुल जाता है। ऑक्सीजन उस रक्त में घुलता है क्योंकि ऑक्सीजन में होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को घोल लेता है और शेष सभी वायु पुनः उसी मार्ग द्वारा वापस नाक के माध्यम से बाहर निकल आता है। और जब हीमोग्लोबिन के अंदर यह घुलता है तो हीमोग्लोबिन में रक्त में घुलने के बाद वह हृदय तक जाती है और हृदय तक पहुंचने के बाद वह सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक उसे भेज देती है। और उसमें जो भी भोजन अणु ग्लूकोज होता है और उस ग्लूकोज के साथ मिलकर के, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी कहने का मतलब ऊर्जा तैयार करती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है और हमें कोई भी कार्य इस ऊर्जा के आधार पर ही, इस ऊर्जा के सहारे ही संपन्न करते हैं। तो ये सभी क्रियाएं नोज से लेकर वायु का फेरिंग्स विंड पाइप के माध्यम से लंग्स तक पहुंचना, लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन का रक्त के साथ घुल करके हृदय के माध्यम से शरीर के संपूर्ण भाग तक जाना और ग्लूकोज का विखंडन के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करना, इन समस्त क्रिया को मिला करके हम लोग श्वसन कहते हैं। और श्वसन इस क्रिया में जो भी अंग सहायक हुआ, नोज, फेरिंग्स, विंड पाइप, लंग्स या अन्य, इन सबों को एक तंत्र कहते हैं। इस प्रकार यह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ। यह सभी जीव जंतु एवं मानव के लिए महत्वपूर्ण है। मानव श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग लंग्स है जिसे फेफड़ा भी कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन को एरोबिक रिस्पिरेशन और अनाक्सी श्वसन को एनरोबिक रिस्पिरेशन कहता है। अर्थात एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा
एनरोबिक एनरोबिक रिस्पायरेशन, इसको हिंदी में ऑक्सी श्वसन और इसको अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ध्यान रहे कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, O2 की प्रेजेंस, और श्वसन की वह प्रक्रिया जो O2 की अब्सेंस में होती है, उसे एनरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। ऑक्सी यानी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, अनऑक्सी जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो। अब सवाल रहता है कि जी इसमें जो हमारे भोजन अणु होते हैं उसका पूर्ण विखंडन होता है, यानी पूर्ण दहन होता है, और इसमें भोजन अणु का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसमें जब पूर्ण दहन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब होता है, तो ग्लूकोज अणु C6H12O6 प्लस O2 जब अभिक्रिया करेंगे तो ये CO2 H2O और एनर्जी बनाएगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में आएगा? एटीपी के फॉर्म में। हमारे अंदर एनर्जी किस फॉर्म में आती है? एटीपी के फॉर्म में। और इसमें 36 + 2 अर्थात कुल मिलाकर 38 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विखंडन से इसमें 38 एटीपी का तैयार होता है। अगर ठीक वैसे ही इसमें C6H12O6, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में होती है, इस कारण इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट नहीं पाता है, और जिसके कारण इसमें बनता है लैक्टिक एसिड CO2 प्लस एनर्जी, और एनर्जी के रूप में एटीपी, और महज 2 एटीपी अणु का निर्माण इसमें होता है। तो इस प्रकार ये अनाक्षी श्वसन है और ये ऑक्सी श्वसन है। इसमें ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से ऑक्सी श्वसन मुख्य रूप से ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, अर्थात मानव में पाया जाता है। जितने भी जीव जंतु अर्थात एनिमल्स जितने हैं उनमें पाए जाते हैं, और जितने भी बर्ड्स हैं, चिड़िए हैं, उसमें पाए जाते हैं। जितने भी सरीसृप से रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप, इनमें पाया जाता है। तो जो भी बहुकोशिकीय जीव है उसमें अधिकांशतः में रिस्पायरेशन एरोबिक होता है, जबकि बहुत ऐसे जीव जैसे यूनिसेलुलर, खास करके यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा हो गया, इसमें या इंसेक्ट्स अर्थात जो कीट पतंग होता है उसमें जो भी माइक्रोब्स यानी जो सूक्ष्म जीव है, जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब में अनाक्षी श्वसन होता है। इसके अलावे जो किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, किण्वन, दूध से दही बनना किण्वन प्रक्रिया है, अंगूर से शराब का निर्माण ये किण्वन प्रक्रिया है, और इस क्रिया में अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया होती है, और इसमें अल्प ग्लूकोज का विखंडन होता है। एक ध्यान रखेंगे, जब बीज अंकुरित होने लगता है, बीज के अंकुरन के समय में एनरोबिक रिस्पिरेशन अनाक्षी श्वसन, लेकिन अंकुरन के बाद जब बीज पौधे का रूप धारण कर लेता है, तब वैसी स्थिति में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रियाएं उसमें संपादित होती है। दूध से दही बनना ये किण्वन प्रक्रिया है, और ये अनाक्षी श्वसन के कारण होता है। जब कभी हम लोग अत्यधिक एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान हम लोगों के अंदर जो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है,
इस कारण थकान और मांसपेशियों में तनाव, दर्द जैसी स्थिति होती है और उस स्थिति में हमें अनाक्षी श्वसन होता है। तो इस प्रकार हम लोग अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन में अंतर करेंगे। अब एक सवाल परीक्षा में हमेशा पूछा करता है इसमें से, आखिरकार ये दोनों ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन की प्रक्रियाएं ये मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो ध्यान रखें, इसका जो एरिया है, तो ऑक्सी श्वसन ये एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये हमारे कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य। और कहाँ होती है? हमारे माइट्रोकांड्रिया में होती है। जबकि अनाक्षी श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में होता है, केवल कोशिका द्रव्य में होता है। तो इस प्रकार इन दोनों का साइड हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार के जीव में जो श्वसन अंग किस प्रकार का होता है। जैसा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स है, चिड़िए हैं, सभी प्रकार के एनिमल्स है, और इन सभी में जो श्वसन अंग है वह मुख्य अंग फेफड़ा है, और उस फेफड़े के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से ही इन सब का श्वसन अंग होता है। केवल श्वसन अंग में फेफड़ा ही सहयोग नहीं करता, लेकिन फेफड़ा श्वसन अंग का प्रमुख अंग है। इस प्रकार मछली का श्वसन अंग, फिश का श्वसन अंग गिल्स है, गिल्स। उसी प्रकार जो केचुआ है, केचुआ जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, इस अर्थवर्म केचुआ का भी जो श्वसन अंग है वह प्रमुख श्वसन अंग स्किन है। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, जिसमें केवल और केवल एक ही कोशिका है, उसी के द्वारा वो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन ये सभी क्रियाएं करता है। इस प्रकार इसमें जो होते हैं यह जनरल बॉडी होता है, यानी उनके संपूर्ण शरीर द्वारा, जनरल बॉडी सामान्य शरीर द्वारा श्वसन क्रियाएं होती हैं। जहां तक फ्रॉग की सवाल रहा, फ्रॉग अर्थात मेढक, चूंकि यह एम्फीबियन होता है, यह जल और स्थल दोनों में भ्रमण करता है। जब यह जल में रहता है तो वह स्किन के माध्यम से सांस लेता है, और यह जब स्थल पर रहता है तो ये लंग्स के माध्यम से अर्थात फेफड़े के माध्यम से सांस लेता है। इसके शरीर में भी 1 पेयर फेफड़ा होता है, अर्थात दोनों प्रकार स्किन और लंग्स दोनों से यह सांस लेता है। ठीक वैसे ही जो पौधे का प्रमुख श्वसन केंद्र जो है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, जो पौधे का घ्राण केंद्र होता है स्टोमेटा, उसी स्टोमेटा के माध्यम से वह श्वसन करता है। तिलचट्टा, कॉकरोच, तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है वह विंड पाइप है, वायु नलिका, विंड पाइप। इसी विंड पाइप को हम लोग ट्रेकिया भी कहते हैं। उस ट्रेकिया के माध्यम से वो अपना सांस लेता है। जो भी लिजार्ड है, छिपकली है, एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है या पक्षी है, वो सभी अपने श्वसन अंग लंग्स के माध्यम से करता है।